नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं के ट्रैक्टर मार्च में हुए हंगामे की, मोदी कैबिनेट के फैसले की, बताएंगे कि कब होगा बिहार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, जानेंगे कि सौरभ गांगुली ने कैसे बिगाड़ा बीजेपी का खेल, और बुलेटिन के आखिर में बात 1 फरवरी से नियमों में होने वाले बदलाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान, कहा कर्नाटक के मराठी भाषी इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए। कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है ये मामला। संसद की कैंटीन में खाने पीने की नई रेट लिस्ट हुई जारी। सांसदों को नहीं मिलेगी सब्सिडी की सुविधा। 60 की जगह 100 रुपए में मिलेगी शाकाहारी थाली, 700 रुपए में नॉनवेज बुफे। बजट सत्र से पहले राज्यसभा सभापति ने 31 जनवरी को बुलाई फ्लोर नेताओं की बैठक। 29 जनवरी को होगी राज्यसभा की व्यवसाय सलाहकार समिति यानी बीएससी की बैठक। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। आईपीएल को लेकर बीसीसीआई ने किया बड़ा ऐलान। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें संस्करण के लिए 19 फरवरी को चेन्नई में होगी नीलामी। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 937 अंकों की गिरावट के साथ 47,410 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 271 अंकों की गिरावट के साथ 13,967 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। कल दिल्ली में जमकर बवाल मचा। इसके बाद आज दिन भर आरोप और सफाइयों का दौर चला। लाल किले पर झंडा फहराने वाले युवक को लेकर सरकार को घेरा गया तो दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस की घटना के लिए अन्नदाताओं को ही दोषी ठहरा दिया। अन्नदाताओं के संगठन ने इसे सरकार की साजिश बताया है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने कई अन्नदाता नेताओं पर मामला भी दर्ज कर लिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजीव जी, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कल दिल्ली में जो हुआ उसे लेकर आज आरोपों और सफाई का दौर चलता रहा। सबसे पहले अन्नदाताओं के संगठनों ने दिल्ली की शांति भंग करने की घटना से खुद को पूरी तरह से अलग करते हुए बयान दिया कि उन्होंने अपना मार्च तय रूट पर निकाला था, जबकि कुछ अराजक तत्वों ने दिल्ली में बवाल मचाया। इनका अन्नदाताओं के आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। अन्नदाताओं ने इसके बीच सरकार से जुड़े लोगों का हाथ होने की आशंका तक जताई है। कल के हंगामे के बाद अन्नदाताओं के 2 संगठनों ने आंदोलन से हटने का ऐलान किया है, जिसमें वीएम सिंह के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन का भानु गुट शामिल है। दूसरी ओर अन्नदाताओं के संगठन ने साफ कर दिया है कि कल जो हुआ हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं ले लेती, साथ ही एमएसपी पर गारंटी वाला कानून न बना दे। इस बीच लाल किले पर झंडा फहराने वाले दीप सिंह सिद्धू के बीजेपी नेताओं के साथ तमाम फोटो वायरल हो रहे हैं, जिसे लेकर अन्नदाताओं ने बीजेपी को घेर लिया है। सवाल ये है कि दीप सिंह सिद्धू लाल किले तक आसानी से पहुंचने में कैसे कामयाब रहा। कांग्रेस ने भी कल के मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कल जो हुआ उसके पीछे सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं, उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए। इस बीच दिल्ली पुलिस ने भी गणतंत्र दिवस पर हुए हंगामे को लेकर अलग अलग थानों में 22 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा नाम अन्नदाताओं के संगठनों से जुड़े नेताओं के भी शामिल हैं, जिसमें योगेंद्र यादव, सरवन सिंह पंढेर, सतनाम सिंह पन्नू, राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल, जोगेंद्र सिंह, बूटा सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल और राजेंद्र सिंह के नाम शामिल हैं। इसके अलावा 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसी बीच आज केंद्रीय गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए। राजीव जी, गणतंत्र दिवस पर जो हुआ वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। गलती किसी की भी हो, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया कि हमने अन्नदाताओं के साथ बातचीत बंद नहीं की है, हम उनसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस अन्नदाताओं के खिलाफ चुन चुन कर मामले दर्ज कर रही है। ऐसे में बातचीत कैसे होगी? जी दामिनी, कल यानी 26 जनवरी के घटनाक्रम के बाद ये जाहिर हो गया है कि किसानों और सरकार के बीच का ये संघर्ष अब और उलझ गया है। अब तक कृषि कानून रद्द करने और एमएसपी की कानूनन गारंटी की मांग तो सरकार ने पूरी नहीं की, बल्कि कल की घटनाओं के बाद कई नेताओं पर एफआईआर जिस तरह से दर्ज हुई है और जिस तरह कुछ लोगों के कारण सारे आंदोलन को गलत ठहराने की मुहिम चल पड़ी है, उससे यही संकेत मिल रहे हैं दामिनी कि अब सरकार को अपनी मनमानी करने का एक और कारण मिल गया है। जिस आंदोलन को अहिंसा की ताकत मिली थी, अब उसमें हिंसक घटनाओं की सेंधमारी कर उसे गलत साबित किया जा सकता है और इसमें सरकार के समर्थकों के साथ
पत्रकारों का एक बड़ा तबका जुट भी गया है। जबकि कल माहौल किन लोगों के कारण बिगड़ा है, उनकी सच्चाई निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आ सकती है। वैसे अकेले आंदोलनकारियों पर उंगली उठाने वालों को यह सवाल भी करना चाहिए कि दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, वो पहले से कितनी अलर्ट थी। क्या ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर उसे अतिरिक्त तैयारियां और सावधानियां नहीं रखनी चाहिए थी? इस तरह माहौल बिगड़ने के बाद अब सरकार बातचीत के लिए कैसे तैयार होती है, ये तो देखना होगा, क्योंकि पिछली वार्ता में कृषि मंत्री, आपको याद होगा कि पहले ही उठकर चले गए थे और अगली वार्ता की कोई तारीख अब तक नहीं मिली है। जानकारी के लिए शुक्रिया राजीव जी। अब रुख अगली खबर की ओर। अन्नदाता मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून रद्द हो और एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाया जाए। सरकार एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाने को तो तैयार नहीं दिख रही, लेकिन एमएसपी जारी रखने की बात कर रही है और आज कैबिनेट की बैठक में भी एमएसपी पर अपनी मुहर लगाई। तो किस कृषि उत्पाद के लिए जारी हुई एमएसपी, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज सुबह मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में संकेत मिल रहे थे कि एमएसपी को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रकाश जावड़ेकर जब मीडिया के सामने आए तो लोगों को लगा कि अन्नदाताओं की एमएसपी की मांग पर सरकार बड़ा ऐलान करने वाली है, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर के बयान से साफ हो गया, अन्नदाताओं की मांग पर कैबिनेट में चर्चा नहीं हुई। सिर्फ नारियल की एमएसपी पर कैबिनेट में चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि कोपरा की एमएसपी में 375 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जो 9,960 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 10,335 रुपए हो गई है। जावड़ेकर ने दावा किया कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार ही एमएसपी में ये बढ़ोतरी की गई है। प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया कि बाजार की कीमतें आमतौर पर एमएसपी से ज्यादा होती है। अगर कभी भी ये कीमतें सपोर्ट्स प्राइस से नीचे आती है तो सरकारी एजेंसियां किसानों के हितों में उन प्रोडक्ट्स को खरीद लेंगी। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर दोनों ही केंद्रीय नोडल एजेंसियां हैं जो नारियल उगाने वाले राज्यों में प्राइस सपोर्ट को देखती हैं। भारत गरी उगाने वाला दुनिया का नंबर 1 देश है। इसका उत्पादन 12 तटीय राज्यों में खास तौर पर किया जाता है। सरकार एमएसपी पर अन्नदाताओं का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाने को तैयार नहीं है, जिस कारण अन्नदाताओं को सरकार पर भरोसा नहीं हो रहा। भरोसे की ये कमी बिहार में भी दिख रही है। विपक्ष तो दावा कर रहा है कि ये सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच फंसे पेच को सुलझाने के लिए भूपेंद्र यादव पटना पहुंच गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इस बार नीतीश कुमार दबाव में हैं। विपक्ष तो पहले ही आरोप लगा रहा था कि बीजेपी इस बार नीतीश को खुलकर काम नहीं करने देगी। वहीं लगातार टलता मंत्रिमंडल विस्तार विपक्ष के आरोपों पर मुहर भी लगा रहा है। नीतीश कुमार तो खुद ये स्वीकार कर चुके हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए वो तो तैयार हैं, लेकिन बीजेपी के कारण ये टल रहा है। बीजेपी की ओर से पहले दावा किया गया था कि 14 जनवरी के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, लेकिन पार्टी अभी तक उन नामों को ही तय नहीं कर पाई है जिन्हें बिहार सरकार में मंत्री बनाया जाना है। इस बीच मंत्रिमंडल में सीटों को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है। साथ ही राज्यपाल कोटे की 12 सीटों को लेकर भी मामला उलझ गया है। बीजेपी विधानसभा चुनावों के बाद की स्थिति को देखते हुए सीटों का बंटवारा चाहती है, जबकि जेडीयू का दावा है कि ये सभी सीटें विधानसभा चुनाव से पहले खाली हुई हैं, इसीलिए सीटों का बंटवारा भी उसी आधार पर होना चाहिए। इसके साथ ही आयोग और निगम बोर्डों में भी अध्यक्षों की नियुक्तियां होनी है। कई मामलों में बीजेपी और जेडीयू में सहमति नहीं बन पाई है और इसी कारण से मंत्रिमंडल का विस्तार लटक गया है। अब बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्ते भी बिगड़ते दिख रहे हैं। मामला बिगड़े इससे पहले ही बीजेपी जेडीयू को साधने में जुट गई है। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र सिंह यादव पटना पहुंच गए हैं। उन्होंने दावा किया कि जल्दी ही सभी मामले सुलझ जाएंगे। बिहार में जहां बीजेपी के कारण नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का मामला उलझता जा रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी अपने ही दांव में उलझती दिख रही है। पार्टी सौरभ गांगुली के सहारे बंगाल की सियासत पर अपना सिक्का जमाना चाहती है, लेकिन गांगुली की तबीयत बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। सौरभ गांगुली राजनीति की पिच पर उतरेंगे या फिर वो बीसीसीआई की कमान ही अपने पास रखेंगे? गांगुली की राजनीतिक पारी किस दल से शुरू होगी, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। 2 महीने से सौरभ गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस महीने की शुरुआत में जब जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल जाने वाले थे तो कयास लगाए गए थे कि सौरभ गांगुली बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन नड्डा के बंगाल दौरे से पहले ही 2 जनवरी को सौरभ की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। इस बीच सौरभ गांगुली के करीबी और टीएमसी विधायक लक्ष्मी रत्न शुक्ला ने ममता मंत्रिमंडल से
इस्तीफा दे दिया तो विधायक वैशाली डालमिया के तेवर देखकर टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया और इनके सौरभ गांगुली के साथ बीजेपी में जाने के संकेत भी मिलने लगे थे। 13 जनवरी को अमित शाह पश्चिम बंगाल जा रहे हैं और हावड़ा में उनकी रैली होनी है। बीजेपी इस रैली को सफल बनाने में जुटी थी। सौरभ और अमित शाह की मुलाकात की तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन गांगुली की तबीयत फिर खराब हो गई और उन्हें कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। गांगुली की तबीयत खराब होने से अब ये तय माना जा रहा है कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, क्योंकि कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में जहां सौरभ एंजियोप्लास्टी की गई थी, वहां के डॉक्टर आफ्ताब खान ने बताया था कि सौरभ को इस समय आराम की जरूरत है। उन्हें इस समय भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में कभी भी चुनावों का ऐलान हो सकता है और सौरभ गांगुली की तबीयत सही नहीं है, इसीलिए अब बीजेपी को ममता के खिलाफ अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सौरभ गांगुली की तबीयत ने बीजेपी की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में कई नेता दल बदल कर रहे हैं। इस दल बदल को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी को सख्त तेवर दिखलाए हैं। क्या कहा है ममता बनर्जी ने, देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल समेत 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन उससे पहले बंगाल का सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। सत्तारूढ़ दल टीएमसी को बीजेपी कड़ी चुनौती दे रही है। टीएमसी में इस समय भगदड़ मची हुई है। टीएमसी के कई विधायक बीजेपी का दामन थाम चुके हैं या बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं उनमें सबसे बड़ा नाम ममता सरकार में मंत्री रहे राजीव बनर्जी, लक्ष्मी रतन शुक्ला और विधायक वैशाली डालमिया का है। माना जा रहा है कि अमित शाह की 30 जनवरी को कोलकाता में रैली होने वाली है, जिसमें ये सभी विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने तगड़ा जवाब दिया है। ममता ने कहा है कि जो लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं उन्हें जल्द से जल्द ये करना चाहिए। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं के लिए कहा कि बंगाल और टीएमसी को आपकी आवश्यकता नहीं है। टीएमसी वैसे ही उन लोगों को टिकट नहीं देती, इसीलिए वो डर के मारे पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। सीएम ममता के इस रुख के बाद साफ लग रहा है कि ममता बनर्जी बीजेपी को अब खुलकर चुनौती देने वाली हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात 1 फरवरी से होने वाले बदलाव की। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस बजट में कई प्रोडक्ट पर सीमा शुल्क कम या ज्यादा किया जा सकता है, जिसकी वजह से कई प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं तो कई प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। इसके साथ 1 फरवरी से भी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। तो दिखाते हैं आपको कि कौन से हैं वो नियम जो 1 फरवरी से बदलने वाले हैं। 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट में कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती हो सकती है, जिसमें फर्नीचर के कच्चा माल, तांबा भंगार, कुछ रसायन, दूरसंचार उपकरण और रबड़ उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा पॉलिश किए गए हीरे, रबड़ के सामान, चमड़े के कपड़े, दूरसंचार उपकरण और कालीन जैसे 20 से ज्यादा उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है। साथ ही फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होने वाली कुछ लकड़ियों और हार्डबोर्ड पर सीमा शुल्क पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। इसमें सबसे खास बदलाव सिलेंडर की कीमतों में होने वाले हैं। हालांकि बीते साल दिसंबर में 2 बार रसोई गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिसके बाद इस साल जनवरी में कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए थे और अब फरवरी महीने में देखना होगा कि कंपनियां दाम बढ़ाती है या नहीं। लेकिन हर महीने की पहली तारीख को कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के दाम तय करती है। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक 1 फरवरी से अपने एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। फरवरी से पीएनबी ग्राहक गैर ईएमवी एटीएम मशीनों से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। पीएनबी बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि नॉन ईएमवी एटीएम या गैर ईएमवी एटीएम वो होते हैं जिनमें एटीएम या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल लेन देन के दौरान नहीं किया जाता है। इन मशीनों में डेटा कार्ड मैग्नेटिक पट्टी के जरिए पढ़ा जाता है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।